स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीआई फार्मा क्लासेस बाय योगेश सर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की यूनिट 5 का थर्ड लेक्चर, जो कि बेंजोडाइज़ेपिन के बारे में होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स हमारे गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर सीएनएस डिप्रेशन वाले एक्टिविटी प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी जो है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। बहुत सारे कंडीशन से हमें छुटकारा मिल जाता है, जिसमें हमने सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था। आज हम उसका ड्रग्स देखने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट ड्रग होने वाला है बेंजोडाइज़ेपिन्स। सबसे पहले अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन को समझे तो ये क्लास ऑफ ड्रग होता है। इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, तो उन ड्रग को समझने से पहले हम इसका बेसिक मैकेनिज्म हमें समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम इसका एसएआर देखेंगे। जब इसका एसएआर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम ड्रग में आ जाएंगे। उसके बाद सिस्टमेटिकली हम ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसके साइड इफेक्ट और उसका यूजेस हम देखने वाले, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए स्टूडेंट, देर न करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है यूनिट 5 सीरीज का, जिसमें हम बेंजोडाइज़ेपिन का जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट पहले कवर करने वाले हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है बेंजोडाइज़ेपिन्स आर द क्लास ऑफ सीएनएस डिप्रेशन ड्रग। यानी जो बेंजोडाइज़ेपिन होता है, इसका मेन एक्टिविटी ये होता है कि हमारे सीएनएस को डिप्रेस करे, इसीलिए इसको सीएनएस डिप्रेसेंट बोला जाता है। वहीं अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया दे आर वाइडली यूज्ड एज ए सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंजियोलाइटिक, एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल रिलैक्सेंट। अगर मेन यूजेस की हम बात करें, यानी बेंजोडाइज़ेपिन के मेन यूजेस की बात करें, तो इसको बेसिकली सेडेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, हिप्नोटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंजियोलाइटिक, एंटी कन्वल्सेंट एंड मसल रिलैक्सेंट की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर सेडेटिव की बात करें, सेडेटिव वो एजेंट होता है जो बेसिकली पेशेंट के एंजाइटिक कंडीशन को ठीक करता है, यानी उसके जो हाइपर एक्टिविटी है उसको ठीक करता है, जिस उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजियोलाइटिक भी हम बोल सकते हैं। वही अगर हिप्नोटिक्स का बात करें तो बेसिकली क्या करता है, ये किसी पेशेंट के अंदर इंड्यूस स्लीप क्रिएट करता है, यानी आर्टिफिशियली स्लीप क्रिएट करके उस व्यक्ति को सुलाने में मदद करता है। एंजियोलाइटिक का मतलब होता है वही एंजाइटी को ठीक करने वाला या एंजाइटी को तोड़ने वाला जो मेडिसिन होता है, उसी को हम एंजियोलाइटिक बोलते हैं। एंटी कन्वल्सेंट हमारे जो कन्वल्सन वाला इफेक्ट है उसको ठीक करता है। और मसल रिलैक्सेंट की बात करें तो हमारे जो मसल्स के स्टिफनेस है, ये जो मसल टाइटनेस दिखता है, उसको ये रिलैक्स करता है, जिससे भी बहुत सारे पेशेंट के अंदर बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। दे एक्ट बाय एनहांसिंग द साइड इफेक्ट, दे एक्ट बाय एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ द गाबा। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे गाबा के जो एक्टिविटी है उसको एनहांस करता है, उसको बढ़ाता है और उसी से अपने एक्टिविटी को प्रोड्यूस कराता है। अगर हम पॉइंट 4 की बात करें तो इसमें बताया गया गाबा इज द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। ये जो गाबा होता है ये हमारा मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीएनएस में, यानी हमारे सीएनएस के एक्टिविटी को जो प्रोहिबिट करेगा, रोकेगा, उसमें अगर मेन न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो हमारा होता है वो गाबा होता है। अब हम जो ड्रग खाते हैं वो गाबा के एक्शन को ही बढ़ा देता है, जिससे जो न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा था वही रुक जाता है, सीएनएस जो है डिप्रेस हो जाता है। दिस ड्रग प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट, स्लीप इंडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी। इसका जो ये जो ड्रग है, इसका जो मेन एक्टिविटी देखा गया है पेशेंट को काल्म करना, यानी शांत करना, सुलाना और उसके जो एंजाइटी वाले जो इफेक्ट है पेशेंट के अंदर उसको रिड्यूस करना इसका मेन एक्टिविटी माना जाता है। दे आर सेफर देन बार्बिटरेट ड्यू टू वाइडर थेरेपेटिक इंडेक्स। ये हमारे बार्बिटरेट क्लास के ड्रग से ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर थेरेपेटिक इंडेक्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसका जो एप्लीकेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर हम 7th पॉइंट की बात करें, दिस शो द डोज डिपेंडेंट सीएनएस डिप्रेशन, यानी इसके अंदर जो सीएनएस डिप्रेशन कैरेक्टर आएगा वो कहीं ना कहीं उसके डोज के ऊपर डिपेंड करे। जितना ज्यादा अमाउंट का डोज होगा उतना ज्यादा उसके अंदर डिप्रेशन क्रिएट करेगा, जिसको फिर अलग अलग फॉर्म में हम अलग अलग तरीके से जानते हैं, जैसे कि हमारा सेडेटिव, हिप्नोटिक, एनेस्थेटिक के रूप में हम जानते हैं। इट इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ इंसोमिनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, सीजर एंड प्री एनेस्थेसिया। यानी इसका जो मेन यूटिलिटी जो देखा गया है इंसोमिनिया के केस में देखा गया है, एंजाइटी डिसऑर्डर में देखा गया है, साथ ही साथ सीजर में और प्री एनेस्थेटिक कंडीशन में भी इसको देखा गया है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट को डायरेक्ट अगर एनेस्थेसिया दे दी जाए तो उसके अंदर उसका असर जो है आ नहीं सकता, या पेशेंट अपने आप को कंट्रोल करने लग जाता है, जिसकी वजह से पहले पेशेंट को हम तरीके से स्लीपी कंडीशन में लाते हैं, जिसके बाद हम उसको एनेस्थेसिया देने से क्या होता है वो पेशेंट उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और उसके अंदर एनेस्थेटिक कंडीशन हमें देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म यूज में लीड टू डिपेंडेंसी एंड टॉलरेंस। इस ड्रग में भी कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंसी और टॉलरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे डिपेंडेंसी का मतलब होता है अगर इस पेशेंट को लंबा समय तक एक सेम मेडिसिन दिया जाए जो कि बेंजोडाइज़ेपिन क्लास का होगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उस मेडिसिन को लेकर डिपेंडेंसी क्रिएट हो सकता है और साथ ही साथ टॉलरेंस भी आ जाएगा, यानी स्पेसिफिक डोज पर भी वो एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं होगा जितना उसके अंदर होना चाहिए। अगर हम 10th पॉइंट की बात करें तो दे प्राइमरीली एक्ट ऑन द गाबा रिसेप्टर। इसका भी एक्टिविटी कहीं ना कहीं गाबा रिसेप्टर के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी गाबा रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सीएनएस का जो डिप्रेशन रेट है वो बढ़ जाएगा और पेशेंट को अपने अपने अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। आगे हम इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका जो मेन क्लासिफिकेशन है वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन, क्योंकि हम अभी बेंजोडाइज़ेपिन पढ़ रहे हैं तो हम बेंजोडाइज़ेपिन का ही क्लासिफिकेशन कवर करने वाले हैं, जिसमें 3 तरह की क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। जैसे कि लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन,
इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, जो लास्ट वाला है वो हमारा है शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। अगर हम लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो इट प्रोवाइड प्रोलॉन्ग इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत लंबा टाइम तक होगा। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, एक बार मेडिसिन खा ले तो कम से कम 8 घंटे तक का उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता रहेगा हमारे बॉडी के अंदर। इट इज यूज इन एंजाइटी एंड सीजर डिसऑर्डर, इसका जो लॉन्ग एक्टिंग वाला जो बेंजोडाइजेपिन होता है, इसका मेन यूटिलिटी हमारा एंजाइटी और सीजर वाले डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए दिया जाता है। वहीं अगर हम इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन की बात करें, दिस इज मॉडरेट ड्यूरेशन, दिस इज हैविंग योर मॉडरेट ड्यूरेशन, यानी इसके अंदर ड्यूरेशन है वो कहीं ना कहीं हमें 5 से 8 घंटे को देखने को मिल सकता है, या 3 से 6 घंटे का जो एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकता है। इट इज यूज इन द इंसोमिनिया एंड एंजाइटी, इसका जो मेन यूजेस होता है इंसोमिनिया को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ एंजाइटी को ठीक करने के लिए होता है। वहीं अगर शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, यानी 1 घंटा के आसपास होता है, और बेसिकली इसका यूज जो होता है हिप्नोटिक्स की तरह होता है, यानी पेशेंट के अंदर इंड्यूस स्लीप क्रिएट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम बेंजोडाइजेपिन की आइडियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होना चाहिए। इट शुड बी इंड्यूस नेचुरल स्लीप, यानी इसको खाने के बाद इस एक व्यक्ति के अंदर जो है स्लीपिंग नेचर जो है वो नेचुरली होना चाहिए। दूसरा क्या है हमारा, नो रेसिडुअल सेडेशन, यानी इसके अंदर कोई जब मेडिसिन का एक्टिविटी खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत एक्टिविटी उसके अंदर और प्रोड्यूस होता रहे, इसका एक्टिविटी जो है एक बार में पूरा कंप्लीट टर्मिनेट हो जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें, मिनिमल टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी, यानी इसको खाने के बाद जो पेशेंट के अंदर जो है टॉलरेंस और डिपेंडेंसी ना के बराबर मिनिमल हमें देखने को मिलना चाहिए। वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स होना चाहिए, यानी इसका एक्टिविटी ऐसा नहीं हो कि एक ही स्पेसिफिक चीज के लिए हो, बहुत सारे कैरेक्टर के लिए भी इसको हम अप्लाई करा जाना चाहिए। और अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया इट शुड हैव मिनिमल ड्रग इंटरेक्शन, यानी जो इसका इंटरेक्शन होगा बाकी ड्रग के साथ वो मिनिमल होना चाहिए, यानी अपने आप में स्पेसिफिक होना चाहिए, और बाकी ड्रग के साथ इसका कैरेक्टर जो है इनर्ट नेचर का होना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे अंदर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को हमें नहीं मिलेगा, और इस ड्रग का जो एक्शन है 100% हमें देखने को मिल सकता है। इट शुड नॉट क्रिएट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी इस ड्रग को खाने के बाद हमारे अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। रियल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर इन प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट कर दे तो एक बेहतरीन ड्रग हम बना सकते हैं, या किसी ड्रग के अंदर ये सारे प्रॉपर्टी अगर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हम उसे एक आइडियल ड्रग एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए मान सकते हैं, एक बेहतर ड्रग हम उसे बोल सकते हैं। इट शुड नॉट अल्टर स्लीप आर्किटेक्चर इनसिग्निफिकेंटली, यानी इस ड्रग को खाने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के अंदर एक नया तरीके का स्लीपिंग साइकिल जनरेट हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल स्लीपिंग साइकिल को कॉपी करना चाहिए। इट शुड बी सेफ इन ओवरडोज, अगर किसी व्यक्ति को ओवरडोज का रिक्वायरमेंट है और हम उसको दे रहे हैं तो ये उसके लिए सेफ होना भी चाहिए। इट शुड बी इजीली मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेशन, यानी ये जो ड्रग है इसका हम जितने भी डोज पर दें ये इजीली हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होना चाहिए और एलिमिनेट भी हो जाना चाहिए। तो अगर हम बेंजोडाइजेपिन की केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इट कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद डाइजेपाइन रिंग, यानी इसके जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कहीं ना कहीं हमें एक बेंजीन रिंग देखने को मिलेगा जो कि फ्यूज होगा डाइजेपाइन रिंग के साथ, जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें बताया गया इट इज नोन एज 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस, यानी ये जो न्यूक्लियस होता है इसका जो कोर न्यूक्लियस होता है जिसमें डाइजेपाइन न्यूक्लियस और बेंजीन का जो रिंग है जो फ्यूज है उसको हम बोलते हैं 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस। इट कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम एट पोजीशन 1 एंड 4, इसके फर्स्ट और 4 पोजीशन में अगर हम देखें तो 2 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हुआ रहता है। कार्बोनिल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 2 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, यानी इसके जो पोजीशन नंबर 2 में कार्बोनिल ग्रुप जो लगा हुआ है वो एसेंशियल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होता है, यानी इसके अंदर जो एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है। सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन नंबर 5 विद फिनाइल रिंग एनहांस द एक्टिविटी, इसका जो एक्टिविटी को और बढ़ाने वाला जो चीज होता है वो हमारा पोजीशन नंबर 5 में देख सकते हैं जो कि एक फिनाइल रिंग होता है। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट पोजीशन नंबर 7 इंक्रीज द पोटेंसी, पोजीशन नंबर 7 में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो इसका पोटेंसी को इंक्रीज करता है, इसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो अगर हम पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो इसमें बताया गया सब्स्टिट्यूशन एट N1 अफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक, इसके जो N1 यानी फर्स्ट नाइट्रोजन ग्रुप है जिसको नंबरिंग हम 1 से किया हुआ है उसका अगर बात करें तो इसका फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट को अफेक्ट करता है। इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूशन होगा या कोई भी नया ग्रुप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका ADME प्रोफाइल यानी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एनिमिलेशन वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है ADME बढ़ जाए या हो सकता है ADME घट जाए। वही अगर हम 8 पॉइंट की बात करें प्लानर एरोमेटिक स्ट्रक्चर रिक्वायर फॉर द रिसेप्टर बाइंडिंग, इसमें जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी कि जो बेंजीन रिंग है उसका जो एक्टिविटी है वो प्लानर होना चाहिए, या जो उसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी है या स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है वो प्लानर नेचर का होना चाहिए, तभी जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर पाएगा। लिपोफिलिसिटी इन्फ्लुएंस द CNS पेनिट्रेशन, इसका लिपोफिलिसिटी बहुत बेहतर होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए, तभी जाके हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके CNS तक पहुंच जाएगा और अपना CNS पेनिट्रेशन दिखाते हुए अपना CNS पर एक्टिविटी प्रोड्यूस कर पाएगा।
10th पॉइंट की बात करें, स्ट्रक्चरल फीचर एनेबल द बाइंडिंग टू गाबा ए रिसेप्टर, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो ये फीचर प्रोवाइड करता है ताकि वो गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करके अपना सीएनएस डिप्रेशन वाला एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सके, इससे हमें बहुत सारे कंडीशन से रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम इस पूरे क्लास के नोमेनक्लेचर को देखने वाले हैं, यानी इसमें जितने भी ड्रग्स आएगा किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा उसको हम समझने वाले हैं, चाहे वो आईयूपीएसी नेम हो चाहे वो कॉमन नेम हो। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है बेस्ड ऑन द 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस, यानी इसमें जितने भी ड्रग्स होंगे कहीं ना कहीं उसके अंदर 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो इसी के हिसाब से इसका आईयूपीएसी नेम में कहीं ना कहीं हमें 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस की नोमेनक्लेचर हमें देखने को मिल सकता है। सिस्टमिक नेम डिराइव फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन 2,1 स्ट्रक्चर, यानी इसका जो सिस्टमिक नेम होगा या इसका आईयूपीएसी नेम होगा वो कहीं ना कहीं हमारे बेंजोडाइजेपिन 2,ONE स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें देखने को मिल सकता है। और अगर सफिक्स की बात करें यानी इसकी कॉमन नेम की बात करें या इसके लोकल नेम की बात करें तो सफिक्स में हमें एजेपाम इंडिकेट द क्लासिकल बेंजोडाइजिपिन, यानी जो हमारे पुराने बेंजोडाइजिपिन के ड्रग्स हैं उसमें हमें एजेपाम देखने को मिल सकता है। वहीं सफिक्स एजोलम की बात करें इट विल इंडिकेट द ट्राइजोल डेरिवेटिव, जितने भी ट्राइजोल डेरिवेटिव इसके अंदर देखने को मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं हमें एजोलम जो सफिक्स है हमें देखने को मिल सकता है उसके नाम के साथ। वहीं अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया सब्स्टिट्यूशन पोजीशन इन्फ्लुएंस द नेमिंग पैटर्न, अगर इसके अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन होंगे तो कहीं ना कहीं उसका पोजीशन के हिसाब से उसका नेम भी बदलते हुए हम देख सकते हैं या पूरे कंपोनेंट का नाम भी हम बदलते हुए देख सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम डिफाइन द क्लास, ये जो बेंजोडाइजेपिन का जो क्लास है उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम के साथ ताकि हम इसको बेंजोडाइजेपिन बोल सकें। वहीं 7 पॉइंट की बात करें तो एडिशनल रिंग फ्यूजन मॉडिफाई द नोमेनक्लेचर, यानी अगर इसमें कोई एडिशनल रिंग अगर हम जोड़ते हैं तो उसके जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल सकता है या उसका नाम हम चेंज करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बेंजोडाइजेपिन क्लास के सारे मेडिकेशन के एक कॉमन या जनरल मैकेनिज्म एक्शन देखने वाले हैं जिसमें कहीं ना कहीं हर एक ड्रग में इन्हीं मैकेनिज्म का एक रूप हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है इट एक्ट ऑन गाबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसका बेसिक जो इंटरेक्शन साइट होगा या टारगेट होगा वो हमारा गाबा रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स होगा। बाइंड टू बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर साइट, और या तो बेंजोडाइजेपिन के रिसेप्टर साइट में जाकर वो बाइंड करेगा। इट एनहांस द इफेक्ट ऑफ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें क्या होगा उसके वजह से गाबा जो रिसेप्टर है जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो एक्टिविटी है वो एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट लीड्स टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनलिंग ओपन, इसका मतलब है ये जो गाबा रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करेगा उससे क्या होगा जो क्लोराइड चैनल का ओपनिंग है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, बार बार वो ओपन होता रहेगा टाइम के साथ एक लंबे ड्यूरेशन के लिए। दैट कॉज द क्लोराइड आयन इन्फ्लक्स इनटू न्यूरॉन्स, उसके वजह से क्या होगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारा क्लोराइड आयन जो है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर इन्फ्लक्स हो जाएंगे। दैट लीड्स टू न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन, और उसी कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन, यानी क्लोराइड चैनल बार बार ओपन होने की वजह से क्या हो जाएगा हमारे जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर हाइपरपोलराइजेशन होते हुए हम देख सकते हैं। आगे अगर हम 7 पॉइंट की बात करें दैट रिड्यूस द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, जब वो न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है तो न्यूरॉन्स के एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अगर हम 8 पॉइंट की बात करें इट प्रोड्यूस सेडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट, क्योंकि उसके अंदर जब न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जो है रिड्यूस हो जाता है कम हो जाता है उसी की वजह से क्या होता है हमारा जो सीएनएस की एक्टिविटी है डिप्रेस होते हैं हम देख सकते हैं, जिसको हम सेडेटिव या हिप्नोटिक इफेक्ट बोल सकते हैं। इट डिक्रीज द एंजाइटी एंड मसल टेंशन, यानी बेसिकली जब सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट होता है तो बेसिकली हमारे मसल और हमारे जो मेंटल थॉट प्रोसेस उसके अंदर इफेक्ट डालता है, जैसे कि हमारा एंजाइटी को डिक्रीज करता है और मसल के टेंशन को वो रिड्यूस करता है, यानी मसल को हमारे तरीके से रिलैक्स करते हुए हम देख सकते हैं। 10th पॉइंट में बताया गया है इट एग्जिबिट द एंटी कन्वल्सन इफेक्ट, अगर हम सीएनएस की एक और एक्टिविटी की बात करें तो हमें वहां पे कन्वल्सन देखने को मिलता है, उस कंडीशन में भी क्या करता है ये हमारे एंटी कन्वल्सन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए हम इसको देख पाते हैं। इट सप्रेस द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी जो हमारा रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम होता है यानी आंख के अंदर जो सिस्टम होता है उसको भी कहीं ना कहीं सप्रेस करते हुए हम इसको देख पाते हैं। इट प्रोड्यूस सीएनएस डिप्रेशन इन द डोज डिपेंडेंट मैनर, यानी इसके अलग अलग डोज पर अलग अलग लेवल पे सीएनएस को डिप्रेस करता है, इसीलिए इसको डोज डिपेंडेंट सीएनएस डिप्रेशन मैनर बताया गया है। आगे हम बेंजोडाइजेपिन क्लास के जितने भी ड्रग्स है उसका एक जनरल केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, जितने भी ड्रग्स आएंगे उसके अंदर भी हम अलग से केमिकल डिग्रेडेशन प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं सारे कंडीशन में से कोई एक प्रोसेस होगा जो उस ड्रग को फॉलो करते हुए हम देख सकते हैं डिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए। तो अगर हम केमिकल डिग्रेडेशन की प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक एंड अल्कलाइन कंडीशन, इसमें जो मैक्सिमम ड्रग होगा उसमें हाइड्रोलिसिस के डिग्रेडेशन प्रोसेस हम देख सकते हैं, जैसे कि एसिडिक एंड अल्कलाइन कंडीशन में वो डिग्रेड होते हुए हम उसको देख सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा उस ड्रग के अंदर जो है वाटर एक्युमुलेट हो जाएगा और उसका मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, जिससे उसके अंदर डिग्रेडेशन प्रोसेस हो जाएगा। इट इज सेंसिटिव टू लाइट कॉजिंग फोटो डिग्रेडेशन, यानी इसमें जितने भी ड्रग्स आएंगे कहीं ना कहीं वो लाइट से सेंसिटिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा जब वो लाइट के प्रेजेंस में आएंगे तो उसके अंदर डिग्रेडेशन प्रोसेस हम देख सकते हैं। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन में अकर, यानी ये ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करके उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा, जिससे भी ये कहीं ना कहीं डिग्रेड होते हैं हम इसको देख सकते हैं।
स्टेबिलिटी इफेक्ट बाय पीएच। अगर अलग अलग पीएच या एक्सट्रीम लेवल के पीएच में हम ले जाए, जैसे कि एक्सट्रीम एसिडिक और एक्सट्रीम अल्कलीन कंडीशन में ले जाए, तो कहीं ना कहीं इसका स्टेबिलिटी में भी फर्क हमें पड़ते हुए दिख सकता है। डिकम्पोज ऑन द प्रोलोंग एक्सपोजर टू हीट, यानी अगर लंबे समय तक एक स्पेसिफिक अमाउंट के या ज्यादा अमाउंट के हीट में हम इसको एक्सपोजर कर दिया रखें, तो उसकी वजह से इसके अंदर डिकम्पोजिशन हो सकता है, जो कि डिग्रेडेशन प्रोसेस माना जाता है। रिक्वायर द स्टोरेज इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी हमको इसको ऐसे स्टोरेज में रखना है जिसमें लाइट से बचा हुआ रहे और बाकी सारे कंडीशन से भी बचा हुआ रहे, ताकि इसका जो स्टेबिलिटी है या इसका डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो हो ना पाए और ये बेहतर स्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर पाए। अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें, यानी बेंजोडाइजेपिन में जितने भी या बेंजोडाइजेपिन क्लास के जितने भी ड्रग्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं ये सारे एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि ड्राउजीनेस, डिजीनेस, एटेक्जिया, मेमोरी इंपेयरमेंट, कंफ्यूजन, डिपेंडेंसी इंटॉलरेंस, मसल्स वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सबसे पहले हम ड्राउजीनेस का बात करें, यानी हमको एक ब्लरी इफेक्ट दिखेगा। डिजीनेस मतलब वीकनेस आएगा। एटेक्जिया भी एक वैसे ही वीकनेस वाला कंडीशन होता है। मेमोरी इंपेयरमेंट मींस आप जो याद करोगे वो एक तरीके से जिस चीज को याद करने की कोशिश करोगे वो याद नहीं आएगा, या जिस चीज को याद रखने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं याद नहीं रख पाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए फिफ्थ में कंफ्यूजन दिया गया है। डिपेंडेंसी एंड टॉलरेंस, डिपेंडेंसी का मतलब होता है अगर बेंजोडाइजेपिन क्लास के कुछ ड्रग हैं, अगर उसको आप रेगुलर बेसिस पे क्रोनिक कंडीशन को ठीक करने के लिए खा रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपका कंडीशन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वो ड्रग और खाना चाहिए। इस तरह की कैरेक्टर आपके अंदर जनरेट होगा, उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। या आपको ऐसा लगेगा कि जब ये ड्रग को आप खाओगे तभी आप ठीक रह पाओगे। वहीं अगर टॉलरेंस की बात करें, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज देने के बाद भी आपके अंदर उस डोज का जितना इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर उस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मसल्स वीकनेस की बात करें, जब नॉर्मल कंडीशन में ड्रग किसी को दिया जाएगा तो बेसिकली हमारे मसल्स को रिलैक्स कर देता है। अगर मसल रिलैक्सेशन अगर हमको रिक्वायर नहीं है तो अननेसेसरी तरीके से मसल को रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से हमें एक तरीके से मसल्स में वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। और वही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की बात करें तो जब हाई डोज दिया जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होते हुए हम इसको देख सकते हैं। आगे हम देखने वाले हैं बेंजोडाइजेपिन क्लास के ड्रग जो होते हैं, ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसमें हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं और उसी को हम कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट कंडीशन दिखाया गया है सिवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी जिस भी व्यक्ति को रेस्पिरेशन से लेके या लंग्स से लेके कोई प्रॉब्लम होता है, सीवियर कंडीशन होता है, उन कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्रिएट करता है एट हाई डोज। स्लीप एपनिया के केसेस में भी इसको नहीं दिया जाता है। प्रेगनेंसी के केस में भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो लिपोफिलिक कैरेक्टर का होता है, और ये जो ड्रग है हमारे ब्रेन के लिए बनाया गया है, यानी इसके अंदर लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा होता है या बहुत बेहतर होता है। उसकी वजह से क्या होगा, ये फॉइटस तक या पेट के अंदर पल रहे बेबी के तक भी पहुंच सकता है और उसके अंदर भी अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि अनवांटेड माना जाएगा। और लीवर डिजीज की बात करें, जिन भी व्यक्तियों में लीवर की डिजीज होता है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है स्लो हो जाता है, सही तरीके से नहीं होता है। अब ये हमारे ब्रेन के अंदर एक्टिविटी प्रोड्यूस करने वाला ड्रग्स होते हैं, अगर ये सही से मेटाबोलाइज नहीं होगा, सही टाइम में अगर मेटाबॉलिज्म होकर हमारे बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा, तो ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे कंडीशन को हमें फेस करना पड़ सकता है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज, जो भी व्यक्ति का पहले से हिस्ट्री रहा होगा कि ड्रग को गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा या नशे की तरह इस्तेमाल किया होगा, उन कंडीशन में इन मेडिसिन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जितने भी मेडिसिन होते हैं एक तरीके से नशीले पदार्थ की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से वो इसको एबनॉर्मल यूज कर सकता है या ड्रग अब्यूज कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस में इसको नहीं दिया जाता है, और लास्ट हाइपर सेंसिटिविटी वाले केस में भी इस चीज को हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। वही अगर इस बेंजोडाइजेपिन क्लास के ड्रग्स के मेजर यूजेस की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी एंजाइटी वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उसको खास करके मेडिसिन दिया जाता है, बेंजोडाइजेपिन के क्लास के सारे ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया, यानी किसी व्यक्ति को अगर नींद नहीं आ रहा है या नींद नहीं आने वाला बीमारी हो गया है, तो उन कंडीशन में उसको इंड्यूस या आर्टिफिशियल स्लीप प्रोड्यूस कराने के लिए या एक तरीके से उसका स्लीपिंग साइकिल को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। कंट्रोल ऑफ सीजर, किसी व्यक्ति को बार बार एपिलेप्सी या सीजर आ रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को काल्म करके सुला दिया जाता है, ताकि वो पेशेंट जो है नॉर्मलाइज हो सके, इसीलिए उसको इन क्लास के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, कई व्यक्ति में देखा गया है कि डायरेक्ट अगर एनेस्थेसिया दे दिया जाए तो अपने एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं, एनेस्थेसिया का इफेक्ट उसके ऊपर उतना देखने को नहीं मिलता है, तो सबसे पहले उनको बेंजोडाइजेपिन क्लास का कोई भी एक ड्रग देते हैं ताकि उसके अंदर सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस हो, उसके बाद उसको एनेस्थेसिया देने की वजह से एनेस्थेसिया का अच्छा एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकता है। मसल रिलैक्सेशन, किसी व्यक्ति के अंदर मसल स्टिफनेस आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस मसल को रिलैक्स करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। अल्कोहल विड्रॉल मैनेजमेंट की बात करें, किसी व्यक्ति को अगर अल्कोहल देने से मना कर दिया जाए या प्रोहिबिट कर दिया जाए और वो व्यक्ति अगर लॉन्ग टर्म से अल्कोहल यूज कर रहा है तो उसके अंदर एक इरिटेशन, एक एंजाइटिक फैक्टर देखने को मिलता है, उसी कंडीशन को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है, ताकि उस पेशेंट का जो है सेंट्रल लेवल से बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाए, या सीएनएस के अंदर डिप्रेशन क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, वो पेशेंट शांत हो जाता है और चुप सो जाता है।
और सेडेशन इन आईसीयू, यानी आईसीयू के कंडीशन में भी इसको सेडेशन क्रिएट करने के लिए भी पेशेंट को दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली याद रखने के लिए, एग्जाम में इजी तरीके से इसको लिखने के लिए मैंने 5 पॉइंट का समरी बनाया है। अगर ये 5 पॉइंट के समरी आप याद रख लेते हो तो कहीं ना कहीं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजी तरीके से याद रह जाएगा, जो कि बाद में आपके लिए बहुत इजी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड आंसर लिखने में हेल्प करेगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, बेंजोडाइजेपिन आर द सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिव बाय गाबा ए रिसेप्टर एनहांसमेंट। यानी इसका मतलब ये होता है, जो बेंजोडाइजेपिन ड्रग होता है हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट होता है और उसका मेन जो टारगेट होता है वो हमारा गाबा ए रिसेप्टर होता है, जिसमें वो अपना एक्टिविटी को एनहांस कराता है। तो हमारे अंदर सीएनएस डिप्रेशन एक्टिविटी हमें देखने को मिल सकता है। दे आर सेफर देन बार्बिटूरेट ड्यू टू हायर थेरापेटिक इंडेक्स। इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है, यानी इसका जो ट्रीटमेंट करने की बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज होता है, इसीलिए ये जो होता है बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है, जिसकी वजह से बार्बिटूरेट से भी ज्यादा इसका सेफर एक्टिविटी देखने को हमें मिलता है। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इट कोर स्ट्रक्चर इज 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस। इसका जो अगर कोर स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, मेन न्यूक्लियस माना जाता है, जो कि हमारा 1,4 बेंजोडाइजेपिन न्यूक्लियस होता है। दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। इसका जो मेन टारगेट होता है हमारा, जैसे कि हमारा गाबा रिसेप्टर को एनहांसमेंट करने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म आता है और लास्ट में आता है क्लोराइड चैनल को बार बार ओपन करता है, जिसकी वजह से क्लोराइड का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। उसकी वजह से चैनल के अंदर या न्यूरॉन्स के अंदर जो है हमारा हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सीनियस डिप्रेशन एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। इट इज मेनली यूज इन द एंजाइटी, इंसोमिनिया, सीजर एंड सेडेशन। इसका जो मेन यूटिलिटी देखा गया है, कहीं ना कहीं एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए, इंसोमिनिया के ट्रीटमेंट के लिए, सीजर और सेडेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, यही से हमारा जो बेंजोडाइजेपिन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर होता है। आने वाले क्लास में ये जो कॉन्सेप्ट है हम इसको ड्रग में इंप्लीमेंट करके ड्रग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है इस सीरीज का, यानी यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे एसएआर ऑफ बेंजोडाइजेपिन। इसमें हम समझेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में ऐसा कौन कौन सी चीज होता है जिसकी वजह से इसके अंदर जो है बेंजोडाइजेपिन वाले जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं या गाबा ए रिसेप्टर के अंदर अपना एक्टिविटी प्रोड्यूस करके सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।